हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएसएससी इंटर स्तरीय 10+2 एग्ज़ाम द्वितीय इंटर स्तरीय एग्ज़ाम का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। और हमने अभी तक अ, आपको प्लेटफॉर्म का, एडुटेरिया का और आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के द्वारा जो बनाया गया सेट है वो मैंने कराया है। ये हमारा वॉल्यूम नंबर 2 एडुटेरिया का चल रहा है। तो यदि आप अपने सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो 100% आपको सेट प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ताकि आप अपने सफलता को सिक्योर कर पाएँ। वो अब दिन दूर नहीं कि हमें नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का देखने का मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम अपने प्रैक्टिस की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रहे कि श्यानता ठोस, द्रव तथा गैस एक विशिष्ट गुण है। यही सबसे पहले आपको गलत दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे कि श्यानता किसी तरल या द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक या प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। सामान्यतः शब्द में उस तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता को परिचायक है। यह ठोस का गुण कभी नहीं हो सकता है, यह गैस और द्रवों का गुण है। इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न दो प्रश्न नंबर 2 आपसे बोला है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे विचलित होता है। ध्यान रखेंगे कि सबसे विचलित होने वाला रंग आपको ध्यान रखना है, सबसे कम विचलित वाला पूछा है। सबसे अधिक अगर विचलित पूछता तो इसका आंसर कोई और होता, लेकिन यहाँ राइट आंसर लाल होगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो सबसे कम विचलित होता है। वही बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है। तो ध्यान रखें, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन के द्वारा सार्वभौमिक नियम दिए गए थे। याद रखेंगे कि नियम के प्रतिपादन न्यूटन ने किया था और इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के दरमियान के गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरी के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान रखेंगे समानुपाती होता है किसके, तो समानुपाती होगा दरमियान पिंडों के दरमियान के गुणनफल समानुपाती में होंगे और उनके जो डिस्टेंस होंगे उनके वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अर्थात जो विंड पावर है उसमें कौन सा जो शक्ति है वो विद्युत में बदल जाता है। तो ध्यान रखेंगे गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। थोड़ा अन्य फैक्ट की बात करें तो पवन चक्कियों के द्वारा वायु को गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है और इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा जनित्र के मदद से विद्युत में बदल दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है। 5 नंबर प्रश्न को देखें तो 5 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी कार्य करता है। अर्थात पेरिस्कोप किसके ऊपर कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे प्रकाश परावर्तन के ऊपर पेरिस्कोप कार्य करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 6। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कितना से कम कब होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब लिफ्ट तेजी से नीचे आता है तो वास्तविक वजन से कम होता है, लेकिन ऊपर जाता है तो वास्तविक वजन से ज़्यादा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इसके राइट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य कथन नहीं है ऐसा चुनना है। तो ध्यान रहे
कि पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति नहीं, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी सत्य नहीं है, इसीलिए एक्यूरेट आंसर आपका बी होगा। बुलबुले का आकार पानी के नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ जाता है, अर्थात पानी में नीचे से ऊपर की ओर अगर आता है तो बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। वही वायु में उड़ने वाले साबुन कि बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है, अर्थात भीतर का दाब ज़्यादा होता है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर हो जाएगा 8। 8 नंबर प्रश्न को देखें तो 8 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रेरित धारा की दिशा पता लगाने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गतिमान होता है तो विद्युत धारा प्रेरित होते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा चालक की गति की ओर और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर और मध्यमा प्रेरित धारा की ओर इंगित करता है। तो आशा करते हैं मध्यमा को याद रखेंगे प्रेरित धारा के लिए, वही तर्जनी क्षेत्र के लिए, अंगूठा चालक की गति के लिए याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है। निम्न में से कौन सा युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात बदल देता है। तो इसके राइट आंसर होंगे बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखेंगे कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर पैनल ध्यान रखेंगे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ध्यान रखेंगे नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये एक कृत्रिम है। प्राकृतिक बहुलक में ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 11 है। 11 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। ध्यान रखेंगे पॉलीमर कैप्रोलैक्टम पॉलीमर नहीं है, नायलॉन पॉलीमर है, टेफ्लॉन पॉलीमर है और पॉलीस्टाइरीन भी पॉलीमर है। तो यहाँ आपसे पॉलीमर नहीं है तो कैप्रोलैक्टम जो पॉलीमर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 12। 12 आपसे क्या बोला गया है, देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कुछ अन्य इकाइयाँ की। तो ज्योति फ्लक्स लुमेन ज्योति फ्लक्स का जो इकाई है वो लुमेन है। वही ज्योति तीव्रता का इकाई कैंडेला है। चुंबकीय तीव्रता का इकाई टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई गॉस है और चुंबकीय फ्लक्स का इकाई वेबर है। विभवांतर का इकाई आपको ध्यान रखना है कि विभवांतर की इकाई वोल्ट है और लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। कैंडेला किसका है, तो कैंडेला आपका ज्योति तीव्रता का है। ल्यूमेन किसका है, तो लुमेन आपका है ज्योति फ्लक्स का। और वेबर किसका है, तो वेबर आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का। तो एक ज्योति फ्लक्स होता है, एक चुंबकीय फ्लक्स होता है। जैसे ही वेबर कहेगा तो ये आपका हो जाएगा ज्योति चुंबकीय फ्लक्स, लेकिन जैसे ही ज्योति फ्लक्स कहेगा तो लुमेन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं वाला ढूंढना है।
तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सुमेलित नहीं है, इसके लिए आपको सभी को अच्छे से देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग होता है, तो ये एक्यूरेट सही है। यूरेनियम परमाणु बम में होता है, तो ये भी सही है। क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग होता है, तो ये आपका सही नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बल्ब में उपयोग होने वाला टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसे रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है, न कि क्लोरीन का। और जिंक गैल्वेनीकरण में प्रयोग होता है, तो ये सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्रश्न नंबर 14। 14 को देखिए, 14 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। तो सबसे कम घनत्व आपको ध्यान रखना है पेट्रोल का है। यहाँ पे सबसे कम घनत्व पेट्रोल का है। स्वच्छ जल का अगर बात करें तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वही नमकीन जल की बात करें तो 1.03 ग्राम है, और पेट्रोल की बात करें तो 0.71 ग्राम है, और मरकरी की बात करें तो 13.53, अर्थात यहाँ सबसे अधिक मरकरी का है और सबसे कम पेट्रोल का है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है। तो तत्व नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि कौन तत्व नहीं है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे पानी एक तत्व नहीं है, पानी एक यौगिक है। वायु यही आपसे पूछ दिया जाए तो वायु एक मिश्रण है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अन्य सभी तत्व हैं, जिसमें ये आपका अधातु है, अन्य सभी धातु है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपको है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी का हिस्सा गैस नहीं है, धातु आवर्त सारणी में पाए जाते हैं, अधातु और उपधातु। अर्थात तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। तो गैस आपका आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो ध्यान रखेंगे, कैल्सी से ही आपको पता होना चाहिए कि जिसमें कैल्शियम हो। तो आपको ध्यान रखना है कि कैल्सीफेरॉल विटामिन डी कैल्शियम के लिए जिम्मेवार है। तो विटामिन डी में आपको कैल्सीफेरॉल नाम है। रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए का नाम है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन के का नाम फ्लेक्विनोन है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 18 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड है। तो फ्रेंड्स पॉलीसैकेराइड आपको ध्यान रखना है, सैकेराइड 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो आपसे पॉलीसैकेराइड पूछा है, तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड आपका स्टार्च है, ये ग्लाइकोजन और गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड है। सेलुलोज सेलुलोज आपका ध्यान रखना है, यहाँ राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे पॉलीसैकेराइड पूछा है, मोनोसैकेराइड होना चाहिए। थोड़ा प्रश्न में कुछ मिसिंग लग रहा है कि नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड नहीं वाली बात पूछा है। तो पॉलीसैकेराइड ये मोनोसैकेराइड है, इसलिए पॉलीसैकेराइड नहीं है, अन्य सभी पॉलीसैकेराइड का ही उदाहरण है। और डाइसैकेराइड में आपको ध्यान रखना है कि माल्टोज जो आता है ये डाइसैकेराइड में आते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज भी आपका डाइसैकेराइड में आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एरिथ्रो और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं। ल्यूकोसाइट आपको ध्यान रखना है कि ल्यूकोसाइट अस्थि मज्जा में बनते हैं और एरिथ्रोसाइट भी अस्थि मज्जा में बनते हैं। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एरिथ्रोसाइट को लाल रक्त कणिका जबकि ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। अर्थात ये आपका लाल रक्त कणिका है और ये आपका श्वेत रक्त कणिका है, इतनी बात भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है। 20 में देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज आँख के नेत्रपटल कोशिका को झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो सभी को स्वस्थ बनाए रखने में आपको ध्यान रखना है,
जिंक मदद करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग हो जाएगा? तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। मिनी माता पारा के बढ़ने से हो जाता है। हैजा आपको जल दूषित के कारण होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? अर्थात कौन कौन पाचक रस नहीं निकालता है? तो यकृत कोई पाचक रस नहीं निकालता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि एंजाइम नहीं होता है, लेकिन इससे एक रस निकलता है जिसका नाम है पित्तरस। पित्तरस इसी से निकलता है जो पित्ताशय की थैली में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग आपको ध्यान रखना है कि संक्रामक रोग, कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है। अन्य मलेरिया, हैजा और एंथ्रेक्स संक्रामक रोग है। आपको ध्यान रखना है कि संक्रामक रोग वे रोग है जो शरीर में फैलने की क्षमता होती है, अधिक फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। और कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी, आनुवांशिक रोग है आदि संक्रामक रोग नहीं होते हैं। ऐसे रोग संक्रामक नहीं होते हैं। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? अर्थात अल्सर किसके कारण हो जाता है? तो अल्सर आपको ध्यान रखना है, हेली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के द्वारा अल्सर हो जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अमाशय की यह एक घाव है जो जो हो जाने पर रक्त निकलता रहता है। इसी को हम हेलीबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु के जरिए होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? अर्थात एक लिंगी है। तो ध्यान रखेंगे, कॉकरोच एक लिंगी है। अन्य आपका उभयलिंगी है। अर्थात उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी है, जोंक, केचुआ और टेपवर्म, ये सभी आपका उभयलिंगी है। कॉकरोच एक लिंगी है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये एक लिंगी जो होंगे वो उभयलिंगी नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न है आपका 27। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? अर्थात राज्याभिषेक की चर्चा आपको ध्यान रखना है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण की राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित सोर्तुघई है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह स्थल अफगानिस्तान में है, जबकि कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, बालकोट, चनहुद्रो पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में है और यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। 1922 में इसकी खुदाई रखाल दास बनर्जी के दिशा निर्देश पर किए गए थे। एनजी मजूमदार के दिशा निर्देश पर चनहुद्रो की खुदाई 1931 में की गई थी और वही आपको 1935 में मैके ने इसको आगे बढ़ाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? माने किसका बात धम्म में नहीं आता है? तो आपको ध्यान रखेंगे, संघ के प्रति आस्था। संघ के प्रति आस्था ऐसा धम्म में नहीं है। धम्म में वर्णित प्राणी पक्षियों की क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भातृ भाव, दान पुण्य, अन्य चीजें वर्णन है। धम्म संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व नहीं मिला है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न 29 होगा। 29 नंबर प्रश्न को देखें तो आपका 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक महाजनपद आपका था अस्मक जिसकी राजधानी पोतन था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस राजधानी का नाम
इसकी पोतन या पोटली इसकी राजधानी थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और शक्तिमती का राजधानी की बात करें तो चेदी है, और उज्जैन की राजधानी अवंती है, और हाटक कंबोज की राजधानी है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न, अवंती उज्जैन की राजधानी है, माफ कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न 30 है। 30 में आपसे बोला है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया था। तो गुलाब गुलाब खिला तो सुंग लो, याद रखिएगा। गुलाब खिला तो सुंग सुंग लो, अर्थात यहाँ देख लीजिए, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो यहाँ पे कौन सा वंशज आया था? सैयद वंश हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो शिवाजी को औपचारिक छत्रपति के रूप में आपको ध्यान रखना है कि राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 6 जून 1674 को शिवाजी के राज्याभिषेक हुआ था। 1674 ईस्वी में उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी ने 1659 में प्रतापगढ़ किले पर कब्जा किया था, और 1666 में औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था, और 3 अप्रैल 1680 की उनकी मृत्यु हो गया था। तो इसका राइट आंसर रायगढ़ होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपको ध्यान रखना है, आरसी मजूमदार का है। आरसी मजूमदार ने ऐसा कहा था कि यह सैनिक विद्रोह के अलावा और कुछ नहीं था। आरसी मजूमदार सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के नामित भारतीय जनता का संगठित संग्राम माने हैं। ये जवाहरलाल नेहरू माने हैं, और आरसी मजूमदार माने हैं कि यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। मतलब आरसी मजूमदार का कहना है कि यह सैनिक विद्रोह था, वही आपका जवाहरलाल नेहरू कहने का मतलब है कि यह स्वतंत्रता का आंदोलन था। वही विलियम हार्वर्ड रसेल ने कहा है कि यह विद्रोह संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था। वही आपको बी डी सावरकर कहा है कि यह विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ाई था। वही आपको आउटरम ने कहा है कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। बिपिन चंद्र पाल ने कहा है कि यह शासन को मुक्त करने का देशभक्तियों का प्रयास था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो साइमन कमीशन से बाहर लॉर्ड इरविन के सुझावों पर रखा गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीय साइमन कमीशन से बाहर रहे। साइमन कमीशन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जो 8 नवंबर 1927 को बना था और 1928 को भारत पहुंचा था, और आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। जमकर इसका विरोध हुआ। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है ऐसा बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भगत सिंह द इंडियन सोशलॉजिस्ट द इंडियन सोशलॉजिस्ट भगत सिंह नहीं है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सही है। सचिन सन्याल बंदी जीवन सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड सही है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि वही गलत है। आगे है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने आपको लाहौर अधिवेशन में किया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग 23 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की औपचारिक मांग का प्रस्ताव पेश किया था। मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा कि
किस वायसराय के कार्यकाल में के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो आपको ध्यान रखना है कि यह उस लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था, जिस समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाए गए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किए गए थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू किए गए थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड था। 1729 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे और इस तरह से 51% कुल भूभाग पर लगी हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए आपको ध्यान रखना है लोकसभा की 84 सीटें आरक्षित है। वही अनुसूचित जनजाति के लिए कहेगा तो 47 सीट आरक्षित है। टोटल की बात करें तो 131 सीट आरक्षित है। इस तरह से आपको दोनों का याद रखना है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है, लेकिन यही पूछता वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है। यही पूछता कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। मूल रूप से कितना था? तो 0 था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो याद रखेंगे इसमें सभी स्वतंत्रता का वर्णन है। तो कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता की वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41। 41 नंबर प्रश्न को देखिए। 41 में आपसे बोला गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 1 का 19 का 1 जो है 19 का 1 का ए आपको प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगर बात कर लेते हैं हम 19(1) सीधे 1 के, तो यह गारंटी है के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है। इसलिए यदि आपको एक रहे और एक ए रहे तो एक ए आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार को तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सरकार का तीसरे अंग के रूप में आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। सरकार का सर्वोच्च न्यायालय तीसरा अंग है। वही पहला अंग आपको संघ है और दूसरा अंग कार्यपालिका है। पहला कार्यपालिका और विधायिका, 3 अंग है। एक सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका और विधायिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार आपको ध्यान रखना है कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो यह विचार यूएसए से लिए गए हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक कार्य करेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका 45। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। तो बृहस्पति एक जोवियन ग्रह है। ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बोला है निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो मानसून प्रत्यावर्तन का काल शरद ऋतु को कहा जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का कपास की खेती के लिए अधिक है?
तो कपास की खेती के लिए आपको ध्यान रखना है कि काली मिट्टी काफ़ी उपयुक्त है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम काराकोरम सबसे पहले हो जाएगा। काराकोरम को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हो जाएगा आपका लद्दाख, जास्कर, पीरपांजल। तो यहाँ पे देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर नहीं है, इसलिए काराकोरम काराकोरम श्रेणी, जास्कर, लद्दाख और पीरपांजल। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। बोला है कि अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो अल्पस का सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अल्पस यूरोप में एक श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और इसकी सबसे चोटी माउंट ब्लैक है। लुईस पर्वत का लुप्त ज्वालामुखी को कॉकस की ओर से पर्वत की श्रृंखला में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 51। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल की डेल्टा में मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा अधिक सीमा लगने वाला देश बांग्लादेश है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 4096 वर्ग किलोमीटर जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जनन 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित अर्थात एससी है? तो सबसे सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पे पड़ता है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत में जो कि 31.9% राज्य मतलब लोग एससी है। कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति और जनसंख्या इतना है जिसमें कुल जनसंख्या 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। प्रतिशत में पूछे तो पंजाब, सीधे संख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 53। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की समिति का अध्यक्ष कौन सा देश करेगा? तो ये देश आपको ध्यान रखना है, करने वाला भारत है, जो कि 1924 में करेगा। उसके बाद है कि हाल ही में ग्रेवलिन अटल को किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। क्या नाम है? ग्रेवियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस देश की संसद ने कानून पास करते हुए कुत्ते की मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो ये देश है, आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया प्रतिबंध लगा दिए गए हैं मीट मछली पर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2024 में किस राज्य के हाटी समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? कौन से मतलब जनजाति को अनुसूचित जनजाति बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के जनजाति को, हिमाचल प्रदेश की जनजाति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले चूर्ण सैनिक स्कूल संवादित गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा उत्तर प्रदेश इसके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 59। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वसर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किए हैं? तो ये उद्घाटन आपको ध्यान रखना है कि वाराणसी में किए गए हैं। सर्वेश्वेद। आगे है कि मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मामलापुरम उत्सव जो है आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में है। मामलापुरम उत्सव तमिलनाडु में है। बेनालू भी तेलंगाना में है। बेनालू। हेमिस आपका लद्दाख में है। कम्बाला कर्नाटक में होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 61। 61 नंबर प्रश्न में देखिए कि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों का फोकस किया गया है। तो आपको बोला है कि अमेरिकी केंद्रीय बजट इतने में किन वर्गों पर फोकस किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रख लीजिए, इनमें से एक मिनट माफ कीजिएगा, 61 है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बोला है कि अमेरिकी केंद्रीय बजट 24-25 किन वर्गों का फोकस किया गया है। तो इसमें कौन सा वर्ग है जिस पर फोकस किया गया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें सभी। अंतरिम बजट सभी बजटों पर पेश किया गया, इनमें से सभी हो जाएगा। गरीबी, महिलाएं और युवा सभी पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का कुल संख्या है। तो आर्द्र भूमियों का कुल संख्या आपको ध्यान रखना है, कुल संख्या 80 है। आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 80 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान आपको ध्यान रखना है कि 126 है। भारत का स्थान 126 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत का स्थान 111 रहा 23 में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर 126 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। असत्य मिलान को चुनना है। तो ध्यान रहे कि असत्य मिलान आपका हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। ये गलत है, ग्लेशियर का नाम। सियाचिन में लद्दाख, सियाचिन लद्दाख में, गंगोत्री आपका उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा आपको सिक्किम में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है। तो यह उद्योग आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 और 4 सही है। कौन कौन से उद्योग होंगे, तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग होगा, लोहा इस्पात उद्योग होगा, सीमेंट उद्योग होगा और सूती वस्त्र उद्योग होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सही मिलान सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको 66 का आपका राइट आंसर सी, पश्चिम बंगाल और कम्बन घाटी, कम्बन घाटी। अगला है कि निम्नलिखित में से एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है गरीबी कम करना। गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। गैस संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो गैस संरक्षण परियोजना की शुरुआत आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में गैस परीक्षण परियोजना चालू हुआ था। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो आय की गणना करते समय चौकीदारी की आय की गणना किया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक घाटा एक ब्याज भुगतान संतुलन का योग निम्न में से किसके बराबर है। तो ये बराबर होंगे राजकोषीय घाटा का, राजकोषीय घाटा के बराबर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 71। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको ध्यान रखना है रियो डी जेनेरियो में हुआ था, लेकिन और भी कहीं हुए हैं, उसको ध्यान रखना है। वे हुए थे रियो में। कहाँ हुए थे, रियो में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तो देख लीजिए कि यहाँ पे 18 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उसके बाद बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। उसके बाद आपको है दिसंबर में है विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस
और विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल हो जाएगा। और विश्व मृदा दिवस आपको 5 दिसंबर को हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि कौन सही मिलान होगा, आप मिलान कर लीजिएगा। ऐसे हम इसका आपको आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे भारत का प्लास्टिक मनी कहा गया है। तो भारत का प्लास्टिक मनी किसे कहा गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा राजगोपालन वासुदेवन को भारत का प्लास्टिक मनी कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो कृतिराज सिंह आपको ध्यान रखना है कि कृतिराज सिंह किस भारोत्तोलन से संबंधित है। कृषिराज सिंह भारोत्तोलन से संबंधित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विचार करना है और विचार करके आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो 75 में आपको ध्यान रखना है कि बोला है कि यूनेस्को लंदन में है। तो हाँ है। बोला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके राइट आंसर ए होंगे, केवल दो सही है। ठीक है, युग्मों पर बोला है कौन सही है, तो केवल दो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बाद बाकी सभी गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मैथमेटिक्स से। बोला है 1/, इस सभी के सार्थक अंक कौन होगा, सबसे अधिक सार्थक अंक कौन होगा। तो सबका एलसीएम ले करके आप बना सकते हैं। इसका राइट आंसर 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक सार्थक कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। सबसे अधिक सार्थक x मान लेंगे, x से 50 में गुना कर लेंगे और इस सबको गुना कर इस सबको जोड़ करके आप तब दोनों को घटा के बराबर कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है सही आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा 3/4। 3/4 सटीक आंसर होंगे। अगले प्रश्न है कि यह विक्रयमूल्य को दोगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ से आपका रीजनिंग मैथ का स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम सिर्फ आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आप इसको देख करके आप इसको मिला लेंगे। तो चलिए हम बिना देर के हुए हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। डिस्कशन हम अगले दिन किसी दिन सिर्फ मैथमेटिक्स का डिस्कशन करके बता देंगे। तो चलिए आप समझ लीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 77 का आपका 77 का आपका हो जाएगा 100% हो जाएंगे। 78 की बात कर लेते हैं। 78 का आपका हो जाएगा, 78 का कौन सा होगा, तो 78 का आपका 3/10 हो जाएंगे। 79 को देख लेते हैं। 79 में आप देखिए कि 79 में 20 पुस्तक वाली बात है। तो यहाँ पे 79 में आपको हो जाएगा 20। 80 की बात कर लेते हैं। 80 की बात कर लेते हैं तो 80 हो जाएगा आपका 80 1/20। 1/20 आपका 80 हो जाएगा। अगला है कि दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो इसके आप राइट आंसर 100/12 हो जाएगा। 100 सॉरी 100/12 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 2x। कितना हो जाएगा 2x। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इसका हल करके 3a + 3b का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको हम कैसे करेंगे। तो करने के लिए आपको है कि जितना रूट में दिया हो रहेगा, रूट को बाहर निकालेंगे। रूट को बाहर निकालने के बाद सबको घटा उठा करके आपको इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रश्न में भागफल 12 गुना और शेषफल 9 गुना होता है। तो यदि शेषफल 16 है तो भाज्य का ज्ञात कीजिए। भाज्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए भाज्य इसका हो जाएगा 62,304। इसका राइट आंसर ये ए हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक
तस्वीर की चौड़ाई तथा लंबाई क्रमशः 40-16 मीटर है। इसकी चर्चा और क्यों परिणाम अनुपात है। चर्चा और अनुपात बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1:10। 1:10। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86। 86 में देखिए 86 में कौन सा आंसर आएगा। तो 86 में आपका हो जाएगा 92 लीटर। 92 लीटर हो जाएगा। चलिए आप मिलाते चल जाइए। 87 में बी हो जाएगा। 87 में बी, 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 88 की बात कर लेते हैं तो 88 में देखिए क्या है। 88 में राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 88 में राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो या ए, प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लेकर के हम थोड़ा कम बता करके जीके जिस बता करके मैथमेटिक्स का अलग से भी जो है सॉल्यूशन आएगा, तो आप देख लेंगे। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं आपको बताते रहूँगा। तो इसका राइट आंसर आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है आपका, देखिए अगला प्रश्न है 30% वाली बात कहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे 29.29, सॉरी 35.29 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अनुपात कितना आएगा। तो अनुपात 1:9 आ रहा है। तो इसको आप अनुपात में बदल सकते हैं इस तरह से। इसका राइट आंसर 119 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा इतना देर के लिए, माफ़ी चाहते हैं। इसका राइट आंसर 13% हो जाएगा। इसका राइट आंसर 92 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 3.03। 3.03। उसके बाद हो जाएगा, इसके बाद देखिए कौन सा हो जाएगा। 93 का हो जाएगा सी। 94 की बात करते हैं। 94 का हो जाएगा आपको 15, 12,544। 12,544 इसमें है। 12,544 डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 का। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 94 भी वही बात किए हो, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 95 के आंसर की बात कर लेते हैं। तो सॉरी, हाँ 95। 95 हो जाएगा सी। 96, चलिए आइए 96 की बात कर लेते हैं। तो 96 हो जाएंगे आपको सबसे पहले 95 देख लीजिए। 95 का आंसर सी हो जाएगा। 96 के आंसर की बात कर लेते हैं तो 96 का आंसर हो जाएगा आपको सी, बी। 97 का आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए। 97 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 98 के आंसर नहीं मिला लीजिए। 98 का आंसर हो जाएगा आपका 98 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है 100 का आंसर की बात कर लेते हैं। सॉरी 99, 98 हो गया। 99 का आंसर क्या हो जाएगा डी। डी हो जाएगा। 100 की बात कर लेते हैं। 100 का आंसर हो जाएगा आपको 1/9। उसके बाद 101 का आंसर हो जाएगा 101 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आपको है अगले प्रश्न है 102। 102 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 102 का
सी। 103 का 103 का देखिए कौन सा हो जाएगा। 103 में हो जाएगा आपका बी। 104 में हो जाएगा आपको 4 नंबर में ए। 5 नंबर की बात कर लेते हैं 105। तो देखिए 105 का आंसर हो जाएगा आपको सी 106। 106 में आपका आंसर हो जाएगा ए। 107 में आपका आंसर हो जाएगा 107 का हो जाएगा बी। 108 का हो जाएगा आपको 108 का हो जाएगा ए। 109 का हो जाएगा आपका सी। 110 का हो जाएगा आपका सी। 111 का हो जाएगा, देखिए 111 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 111 सी हो जाएंगे। 112 की बात कर लेते हैं तो 112 हो जाएंगे ए। 113 की बात कर लेते हैं तो 113 का आंसर जो होगा आपको देखिए 113 का आंसर हो जाएंगे आपको बी। 114 का 14 नंबर प्रश्न को देखिए 114 का ए हो जाएगा। 115 का आंसर हो जाएगा, चलिए 115 का आंसर जानते हैं। 115 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 116 का आंसर जानते हैं। 116 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 117 का आंसर जानते हैं। 117 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 118 का जानते हैं। 118 का आंसर हो जाएगा आपका 118 का डी। 119 का जानते हैं। 119 का ए हो जाएगा। 120 का जानते हैं, चलिए 120 का आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होंगे, देख लीजिए मिला करके इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 121। चलिए 121 को जान लेते हैं। 121 का आंसर कौन सा होगा। 121 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 122 के आंसर जान लेते हैं। 122 का आंसर हो जाएगा आपका 122 का आंसर हो गया आपको बी। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 123। 123 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 123 का सी। 124 की बात करते हैं तो 124 का आंसर हो जाएगा आपको 124 का कौन सा आंसर होगा। 124 का बी हो जाएगा। 124 का बी। 125 की बात करते हैं तो 125 का आंसर हो जाएगा आपको देखिए 125 का बी हो जाएगा। 126 का बात कर लेते हैं तो 126 का आंसर हो जाएगा आपको 26 का ए। 127 की बात करें तो 127 भी ए हो जाएगा। 128 की बात करें तो 128 बी हो जाएंगे। 129 की बात करें तो 129 आपका हो जाएगा 129। चलिए 129 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 129 का डी हो जाएंगे। 130 की बात कर लेते हैं, चलिए 130 का आंसर हो जाएगा आपको 130। 130 में आपका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 131। 131 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 133 की बात कर लेते हैं तो 33 हो जाएगा आपका 133 सी। 133 सी।
134 की बात कर लेते हैं तो 34 में हो जाएगा आपका बी, 34 हो जाएंगे बी। 35 की बात करें तो 35 हो जाएंगे आपको 135। तो ये रहा आपका 135। 135 का आंसर हो जाएगा आपको बी, सॉरी 135 का सी होगा, बी नहीं होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 136। 136 में देखिए कौन सा होगा, तो 136 में ए हो जाएगा। 137 की बात करें तो 137 में देखिए कौन सा हो जाएगा, तो 137 में आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी होंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा 138। 138 में देखिए कौन सा होगा, 138 में ए होगा। 139 की बात कर लेते हैं तो 139 में आपको डी होगा, 139 में डी। चलिए 139 का डी हो जाएगा। 140 की बात करें 140, 140 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 140 आंसर आंसर हो जाएगा आपका ए। 140 के आंसर ए हो जाएगा। अगले 142, 142 का आंसर, तो 142 में आप देख लीजिए क्या आएगा, डी आएगा। इसके राइट आंसर डी होंगे, डी हो जाएंगे। उसके बाद आपका है 142, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 141 का आंसर सी होगा। तो 141 के आंसर सी होंगे, राइट आंसर सी होंगे, 8 हो जाएंगे। 142 का आंसर डी होगा, इसलिए राइट आंसर 100 आपको हो जाएगा 142 का डी। उसके बाद है 143, देख लेते हैं 143 का पैटर्न जो होगा, तो 143 का डी होगा 4 नंबर। 144 का आंसर हो जाएगा आपको, 144 का सी हो जाएगा, सी। उसके बाद 145 का आपको ध्यान रखना है, 145 कौन होगा, तो 145 का सी होगा, सी इसका एक्यूरेट आंसर होगा। उसके बाद आपको हो जाएगा 146। 146 में कौन सा आएगा, तो 146 में देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएंगे 146 का डी, 146 का डी। 147 की बात करें 147 में हो जाएगा आपको 147 ए हो जाएंगे। 148, 148 कौन सा हो जाएगा, 148 बी हो जाएगा, 148 बी। 148 कौन सा होगा, बी। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 146 मैंने बता दिया है। 146 का आंसर हो गया 147। 148 को देख लीजिए, 148 में क्या आएगा, 148 में आपका आ जाएगा डी, डी हो जाएगा। वही आपका 149, 149 में देख लीजिए कौन आएगा, तो 149 में आपको हो जाएंगे 149 ए हो जाएगा। 150 की बात कर लेते हैं, तो लास्ट प्रश्न है, इसके लिए अब हम लेंगे विदा और लास्ट प्रश्न को बता करके, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लास्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। तो आशा करते हैं कि आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिलाएंगे। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बाद में दे दिया जाएगा, जीके जीएस का रिवाइज करके बार बार याद करेंगे। तो चलिए हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय हिंद, जय